हाँ, अपन आज पढ़ेंगे आपके पशु रोग का पार्ट 3, ठीक है। और पशु रोग का पार्ट 1 और 2 जो अपन ने पढ़े थे वो अपन ने दोनों दो रोग पढ़े थे। कुल मिला के 4 डिजीज अपन पढ़ चुके हैं। आज अपन पढ़ रहे हैं जीवाणु जनित रोग, यानी बैक्टीरिया से। वो पढ़े थे अपन ने विषाणु जनित रोग। विषाणु जनित रोग ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक दो जो भी कराएंगे वो तो सारे इंपॉर्टेंट केयर है ही है। और ये जो जीवाणु जनित है, जो बैक्टीरिया से होते हैं, वो तो वायरस से होते थे, ठीक है। जो बैक्टीरिया से होते हैं वो कम से कम अपन को पढ़ने पड़ेंगे 8 के करीब है, 8-9 रोग हैं। तो इसमें टोटल मिला के 2-2 रोग के हिसाब से अगर अपन देखें तो 4 पार्ट पक्के बनेंगे इसमें, ठीक है। मतलब जीवाणु जनित रोग में 4 पार्ट बनेंगे। मैं आपको फिर बता देता हूं, इस मेहनत का फायदा उठा लेना। एज इट इज प्रश्न आएंगे, एज इट इज, ठीक है ना। क्योंकि एग्रीकल्चर जैसे सब्जेक्ट, एग्रीकल्चर जैसे विषय के जो भी पेपर होते हैं उनके अंदर भी इनसे बाहर नहीं जाता, तो ये तो है ही क्या, ठीक है। इसलिए बड़े ढंग से पढ़ना है। बी पार्ट का बहुत शानदार काम होने वाला है। बस ये सिस्टम को फॉलो करना, रोजाना के 2 रोग कंप्लीट याद करने, बाकी राजस्थान जी की पढ़ते रहना, मैथ्स पढ़ते रहना, ठीक है। चलिए, और अच्छा सुनो, एक करंट की क्लास भी आने वाली है। फरवरी का करंट कल आपको अपलोड कर दिया जाएगा। हो सकता है लेट नाइट आज ही मिल जाए। फैब 2024 ज़बरदस्त तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं। जनवरी का जिसने कंप्लीट नहीं किया फिर जाके नोट कर लेना। मैं बता दूं आपको कि जो ये करंट है ना, करंट की क्लासेज चलती रहती है, उनमें कुछ नहीं है। वो क्या है कि बेहुदा पूरे इंडिया वर्ल्ड लेवल अपन को अपने एग्जाम के हिसाब से करंट पढ़ना है। चाहे राजस्थान जी की थोड़ी जो फुल पढ़ेंगे, लेकिन करंट का बड़ा ध्यान रखना है। राजस्थान के रेफरेंस से प्रश्न आएंगे, इसलिए वो हूबहू जो मैं आपको दूंगा मंथली पूरा पैकेज एक साथ, वो करना। जनवरी का आपने कर लिया होगा और बजट आपने कर लिया होगा, और अभी ये फरवरी का भी आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। बहुत शानदार इसकी भी सेशन आपकी होगा। तो आज अपने बैक्टीरिया से अपन अगर बात करें, जीवाणु जनित रोग में सबसे पहला रोग, हेडिंग लगाओ, उसका 2-3 नाम होते हैं। इसके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि जहरबाद या ब्लैक क्वार्टर। अच्छा, इंग्लिश मीडियम वाले और हिंदी मीडियम वाले ध्यान रखना, हिंदी मीडियम वाले के ब्लैक क्वार्टर भी आ जाता है, तो आप ध्यान रखना, क्योंकि रोगों के नाम इंग्लिश में ऐसा आ जाएगा, ब्लैक लेके ब्लैक और क्वार्टर, तो ध्यान रखें ब्लैक क्वार्टर भी लिखा हुआ सकता है, तो ऐसा भी याद, इसलिए इंग्लिश वाला नाम भी याद रखना है, फिर घूम जाओगे। इसलिए जहरबाद या ब्लैक क्वार्टर या लंगड़ा बुखार या फड़ सूजन या चरचूरिया रोग, ये सारे नाम है इसके। अब जैसे चरचूरिया रोग पढ़ के नहीं गए तो सोचा भी नहीं होगा कि ये भी कोई नाम होता है कि लंगड़े बुखार को चरचूरिया बुखार कहते हैं। तो ध्यान रखें, किसी भी रोग के जो उपनाम है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी ब्लैक क्वार्टर तो है ही है, इसको अपन ब्लैक टांग मतलब ब्लैक लेग भी कहते हैं, टांग लेग की बात है। तो इस सारे रोग इसके ही नाम है, जहरबाद या ब्लैक क्वार्टर, लंगड़ा बुखार, फड़ सूजन या चरचूरिया रोग। इसका नाम लंगड़ा बुखार क्यों है? आपने देखे होंगे खूब सारे जो पशु होते हैं ना, उनकी जो स्किन होती है, उस स्किन को जब दबाते हैं ना, ऐसे ऊपर से दबाते हैं, मतलब वजन देके दबाते हैं, तो उसमें चट चट की आवाज़ आती है। इसका मतलब कि पशु में गैस भर गई है, उस त्वचा के नीचे गैस भर जाती है, और फिर पशु लंगड़ा लंगड़ा के चलता है। बेसिकली जो इसका शरीर होता है ना, मांसल शरीर होता है पशु का। कौन सा? एक तो एक कंधे, पीछे पुट्ठे, जहाँ से गोबर करता है उसके पास वो पुट्ठे हो गए, गर्दन हो गई, जो मांसल जगह होती है वहाँ पर ये ऐसा जो रोग है नहीं फैलता है, वहाँ पर सूजन आ जाती है। और जब हम उसको स्किन के ऊपर वजन देते हैं, चट 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 ऐसा आवाज़ भी आती है उसके अंदर। वो प्रॉपर मुख्य इस रोग की पहचान है, ठीक है। तो ध्यान रखें कि ये एक तीव्र संक्रामक रोग है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत तेजी से फैलता है एक पशु से दूसरे पशु में। जो गाय भैंस में तो ज़्यादा होता है, लेकिन कभी कभी भेड़ बकरी में भी जो है ना देखने को मिल जाता है। ये ध्यान, गाय भैंस में ज़्यादा होता है, लेकिन कभी कभी भेड़ बकरी में भी ये मिल जाता है। ओके। दूसरी बात, ये छोटी उम्र 4 महीने से लेके 3 वर्ष तक में ज़्यादा चांस रहते हैं इसके। छोटी उम्र होती है ना पशु की, 4 महीने का इससे लेके 3 वर्ष तक का जो बेबी होता है, उस तक के पशु को ज़्यादा प्रभावित करते हैं। और फिर बात आए अगर ऋतु की, कि ये वाला रोग किस ऋतु में होता है, तो वर्षा ऋतु, ठीक है। इसका भी जरूर ध्यान रखना, वर्षा ऋतु में लंगड़ा बुखार या फड़ सूजन चरचूरिया रोग ज़्यादा होता है। गाय भैंस में ज़्यादा होता है, बट भेड़ बकरी में भी हो जाता है। 4 महीने से 3 वर्ष का जो ज़्यादा इसका इफेक्टिव टाइम पीरियड है, वैसे तो कोई वो नहीं है क्योंकि बहुत तेज़ी से फैलता है, लेकिन ज़्यादातर उम्र इसकी ये मानी गई है। अब इसमें कौन सा अंग है वो प्रभावित होता है इस रोग से, तो मैंने बता दी बात, गर्दन है, ये जो शोल्डर्स के जो कंधे हैं और पुठ है, जो पीठ पीछे जहाँ उसके दोनों पीछे वाले पैर, उसके ऊपर का पोर्शन जो मांसल शरीर होता है ना, वो तो शरीर का जो मांसल भाग है
विशेषकर गर्दन, कंधे, पुट्ठे, है ना, पीछे वाले, ये ज़्यादातर ये प्रभावित अंग होते हैं। इनकी मांसपेशियां जो है ना वो बहुत ज़्यादा पेन करती है, पशु का शरीर अकड़न में जकड़ जाता है और वो लंगड़ा लंगड़ा के चलता है क्योंकि उसकी स्किन के नीचे गैस भर जाती है। अभी कैसे गैस भरती है पूरा सिस्टम सिखाऊंगा, ध्यान से सुनते जाओ। अब ये रोग है, अगला क्वेश्चन आता है कि ये रोग फैलता कैसे है, इसके फैलने के तरीके क्या, एक पशु से दूसरे पशु में कैसे फैलता है। तो देखो, संक्रमित चारा, सीधी सी बात है, अगर किसी पशु को रोग हो रखा है, लंगड़ा बुखार हो रखा है और उसी वाले चारे को दूसरा पशु खा रहा है तो बिल्कुल फैल जाएगा। जिस बर्तन में उसने पानी पिया उसी में वो, अब आपको पता है कि लगभग गांव के अंदर या कहीं पर भी पशुओं के लिए वो पानी का एक ही सिस्टम रखते हैं, सारे पशु उसी में आके पानी पीते हैं, है ना, ज़्यादातर। हालांकि खूब जने तो अलग अलग भी पानी पिलाते हैं, तो अलग अलग ही पानी पिलाना चाहिए, अलग अलग ही चारा होना चाहिए। कोई झूठा चारा छोड़ भी देता है उसको बाहर गिरा देना चाहिए, क्योंकि कभी भी रोग फैल सकता है, पता थोड़ी ना चलता है। तो इस संक्रमित चारे या संक्रमित पानी से फैलता है, संक्रमित मिट्टी से भी फैल जाता है। और चारागाह का मतलब समझते हो ना, जो बोलते हैं ना अपन पशुओं के लिए जो जमीन, परतल जमीन छोड़ दी जाती है बारिश के ऋतु में, वो चारागाह होता है जहाँ पशु चरने जाते हैं खुले। अब जहाँ पर जैसे एक पशु यहाँ चरा, उसी जगह दूसरा पशु अगर आके चर लिया तो उसके मुंह से लार वगैरह कुछ गिरी होगी तो दूसरा पशु वहाँ से अगर खाएगा तो उसके फैल जाएगा, ठीक है। तो चारा, संक्रमित मिट्टी का मतलब जहाँ वो बैठता है वो पूरी मिट्टी संक्रमित हो जाती है भाई, वहाँ पर वो सीधी सी बात है मलमूत्र त्यागेगा तो मिट्टी पूरी, उसका श्राव जमीन में जाएगा, तो वो सीधी सी बात है वो भी। तो संक्रमित चारा, पानी, मिट्टी और चारागाह, इन सब से ये फैलता है। एक चीज़ ये कि अगर शरीर पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये समझना इसको, ये प्रॉपर इसकी मतलब असली पहचान है इस रोग की, कैसे कैसे फैलता है। कि शरीर पर जो घाव हो जाते हैं, कभी कभी अपने शरीर पे भी कभी घाव हो जाते हैं ना, कट लग जाता है या फिर कोई फोड़े पुंसी हो जाती है, उससे कुछ भी हो सकता है। तो घाव अगर हो जाता है तो घाव के माध्यम से जीवाणु है ना वो शरीर में एंटर होते हैं, बैक्टीरिया, जीवाणु हिंदी में वैसे बैक्टीरिया। तो अगर पशु के शरीर पर थोड़ा बहुत भी घाव है तो बैक्टीरिया उन घावों के माध्यम से, जिसमें थोड़ी बहुत मवाद भर जाती है, उन घावों के माध्यम से उसके शरीर में एंट्री करेंगे और मांसपेशियों में पहुंच जाएंगे। जो उसकी मांसपेशियां हैं अपनी, जो मतलब हड्डियां वगैरह, उनमें पहुंच जाएंगे और वहां पर जहर पैदा कर देंगे, ठीक है। जिससे उसकी जो रक्त कोशिकाएं हैं, जो ब्लड सेल्स है, जहां वो ब्लड, जैसे अपनी ब्लड सेल्स है, एक भाग से दूसरे भाग में रक्त कोशिकाओं के द्वारा ही ब्लड पहुंचता है, रक्त पहुंचता है, वो रक्त कोशिकाएं ही गल जाएगी जब ये रोग, मतलब ये जो बैक्टीरिया पहुंचेगा। तो ये बेसिकली सबसे पहले मांसपेशियों पहुंच के ऊपर जहर पैदा करता है और वो विष या जो जहर होता है वो रक्त कोशिकाओं को गला देता है। मतलब जो नलियां हैं, पाइप है जहाँ से ब्लड फैल, वो गल जाएगी और गलेगी तो वो सड़ने लग जाएगी, वहाँ पर ब्लड ठहर जाएगा, लीक हो जाएगा साइड में, तो वो सड़ने लग जाएगी और जब सड़ने लगेगी तो उनमें गैस भर जाएगी, क्योंकि एसिड पैदा हो जाता है, सड़न होती है जब गैस भर जाता है। तो अब वो गैस भर जाएगा उस पशु के शरीर के अंदर ही, जो त्वचा के नीचे जमा होकर सूजन पैदा करती है। कौन? वो गैस। तभी तो मैंने कहा त्वचा का जो वजन है, तट चट 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 की आवाज़ आती है इससे। उस त्वचा के नीचे वो जो, क्योंकि त्वचा के नीचे होती है ब्लड सेल्स, खून की जो जहाँ से रक्त कोशिकाएं बहती है वो हमारी स्किन के नीचे होती है, ठीक है। और वहाँ पर उनको गला देगा वो, और गलने के बाद में सीधी सी बात वहाँ बढ़ जाएगी गैस। अब वो ऐसे चट 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 गैस की आवाज़ आती है, तो त्वचा के नीचे गैस में जमा होकर सूज जाती है, शरीर सूजन पैदा हो जाती है, जिससे पशु थोड़ा लंगड़ा के चलता है। ऐसे लंगड़ा लंगड़ा के पशु चलता है। ये ध्यान रखना, ये फैलने के तरीके, कैसे फैलता है, ये सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा प्रॉपर। अब है भाई सबसे इंपॉर्टेंट रोग कारक, रटना पड़ेगा, घोटना पड़ेगा, कैसे कर लो चाहे। खूब सारे बच्चे क्या करते हैं कि हर रोग की एक एक दो ट्रिक बना लेते हैं। ये कोई एक रोग थोड़ी है, बहुत ज़्यादा रोग पड़ेंगे। अब एक एक रोग के लिए एक एक ट्रिक, पहले तो खुद ट्रिक को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। सीधी सी बात एक ही है, कोई ट्रिक व्रिक की झंझट नहीं है, छोटा सा एक ही तो बैक्टीरिया होता है, सीधा याद करो, रटो, प्रैक्टिस करो, और लाइव टेस्ट बोलूंगा तो आपका रिवीजन हो जाएगा। इसका जो रोग कारक है, मतलब मेन जड़ क्या है, किस वायरस से ही फैलता है, तो वो है क्लोस्ट्री। ध्यान रखना, क्लोस्ट्रीडियम सोवियाई, थोड़ा सा डिफरेंट नाम है भाई, क्लोस्ट्रीडियम सोवियाई जीवाणु के द्वारा ये रोग फैलता है। इसका मेन रोग कारक है, ये इसकी जड़ है, समझ लो, ठीक है ना। तो ध्यान रखें ये चीज़। तो सारे रोग कारक तो खैर इंपॉर्टेंट है, ये सीधे सीधे प्रश्न आ जाते हैं। एक इसका जो प्रश्न आएगा वो आएगा इसके ट्रीटमेंट से, इस ट्रीटमेंट में कौन कौन से इंजेक्शन लगाए जाते हैं, वो फैक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वो याद करने में भी दिक्कत करते हैं, वो थोड़ी सी दिक्कत है। दूसरी बात है लक्षणों से भी क्वेश्चन आता है, सिम्टम्स,
भाई किस रोग के क्या सिम्टम है वो जानना बेहद जरूरी है। आप अगर सिम्टम का नहीं पता तो फिर कल को इंजेक्शन वगैरह क्या लगाओगे, ठीक है। तो अगर 104 से 106 फ़ारेनहाइट का तेज बुखार, ये एक तो पहचानिए, एक तेज बुखार तो खैर लगभग रोगों में तेज बुखार आपने नोटिस किया है। गर्दन, कंधे व पुट्ठों में सूजन आ जाएगी, और सूजन वाली जगह को जब आप दबाओगे, ये सबसे मेन बात तो यही है, इस रोग की सबसे असली पहचान यही है कि जहां पर उस पशु के जैसे गर्दन पे, पुट्ठों पे, कंधों पे सूजन आ रखी है, उसको जब आप दबाओगे चट 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 ऐसे पट की आवाज आएगी। तो ध्यान रखना, ये मैंने चरचर लिख दिया कि चरचर हो गया, चरचर या चट चट जो भी अपनी भाषा में समझ लेना, मतलब चट 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 ऐसे आवाज आएगी, जैसे कुछ टूट रहा हो चर ऐसे ना, तो दबाने पर चरचर की आवाज आती है। बस मुख्य पहचान यही है इसकी, सबसे मुख्य पहचान तो यही है, जहां सूजन उसको आप दबाओगे चरचर की आवाज, जैसे पेज पलट रहे हुए ऐसा। और अगर डॉक्टर फिर चेक कर लेता, मामूली सा चीरा लगा के देख लेते हैं, अगर इस जगह, किस जगह जहां पर सूजन आ रखी है, जहां पर वो चरचर की आवाज आ रही है, इस जगह अगर चीरा लगाएं, तो चीरा लगाया जाए तो काले रंग का झागदार झाग आते हैं उस ब्लड में, और बहुत ज्यादा बदबू मारता है, वो बदबूदार खून बाहर निकलता है, एकदम ब्लैक रंग का झागू से भरा हुआ और बदबूदार खून आता है। तो ये असली पहचान हो गई कि 100% इसके लंगड़ा बुखार हो गया है। और पशु, एक लक्षण ये भी है, पशु लंगड़ा के चलेगा तो भी समझ लंगड़ा के क्यों चल रहा है, ठीक है। और शरीर के जो विभिन्न भाग है वहां पर उसके जकड़न आ जाएगी, उठने में चट करेगा क्योंकि खड़ा नहीं हो जाएगा, क्योंकि ब्लड प्रॉपर फ्लो नहीं हो रहा ब्लड का, क्योंकि जो रक्त कोशिकाएं थी वो तो सड़गड़ गई, ठीक है ना। तो ये सब कारण है, मतलब ये सब लक्षण है जब हम इस रोग की पहचान कर सकते हैं किसी भी पशु में, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी सिलेक्टिव है, ध्यान रखना। ये एज इट इज बात पूछी गई एग्रीकल्चर वगैरह में कि काले रंग का झागदार व बदबूदार खून आने का संकेत किस रोग का है, या किस रोग के लक्षण की बात कर रहे हैं यहां पर, तो ध्यान रखना, उसको बोलते हैं लंगड़ा बुखार, या फिर फड़ सूजन, या चरचूरिया रोग, या जहरबाद, या ब्लैक क्वार्टर, कुछ ही बोल दो, चाहे वेरी इंपॉर्टेंट है, सारे नाम अपन को याद रखने हैं। अब भाई रोग से बचाव क्या है, तो सीधी सी बात है, इतना भयंकर रोग है तो बचे कैसे। तो बचने के लिए, जैसे अपना जब जन्म हुआ थे, अपन जब जन्मे थे तो अपने ट्रीटमेंट में क्या, अपन टीके लगते थे, ठीक है। जब मम्मी के पेट में थे तब भी टीके लगते थे अपने, ठीक है। और शायद एक का तब भी लगता था, उसके बाद में भी टीके लगते हैं, ठीक है ना। फिर जैसे टाइम पीरियड होता है, कोई 6 मंथ का, 3 मंथ का, ऐसे अपने टीके लगते थे। तो वो टीके क्यों लगाते हैं, ताकि कोई भी रोग ना हो पहले से ही। जैसे पोलिया जड़ से खत्म हो गया, पहले बहुत ज़्यादा बच्चों में पोलिया होता था, लेकिन अब पहले बच्चे के जन्म पेट में ही टीके लग जाते हैं, और उसके बाद में बाहर आता तब उसके टीके लग जाते हैं, ठीक है। महीने का, 1.5 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, जितना इस तरह के 9 महीने, 1 साल, 3 साल, जो भी, तो उससे बच्चा बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। तो यही चीज़ है कि आप जो भी पशु हैं उनके हर वर्ष बरसात का सीजन आएगा, उस सीजन में आप जून के महीने में, महीना ध्यान रखना, मंथ कौन सा है, जून का महीना है, जून के मंथ में आप BQ का मतलब है ब्लैक क्वार्टर, हमेशा टीके का नाम वही होगा जो रोग का नाम होगा, उसका शॉर्ट ट्रिक होगी, शॉर्टकट होगा, मतलब जैसे BQ ब्लैक क्वार्टर 5 ml का टीका होता है, वो लगाया जाता है। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि ब्लैक क्वार्टर का टीका हर वर्ष किस महीने में लगाया जाता है, तो जून के महीने में। ये ध्यान रखना, बरसात की सीजन होती है जून का महीने में, क्योंकि ये रोग सबसे ज़्यादा बरसात में फैलता है। तो जून के महीने में BQ 5 ml का टीका जो हर वर्ष लगाया जाता है। स्वस्थ पशु को बीमार, ये वाली चीज़ें सेम है, ये तो भले आप लिखो तो लिख लो, ये तो हर रोग के बारे में कॉमन बातें हैं कि स्वस्थ पशु को बीमार पशु से अलग रखो, अगर मर गया तो गाड़ दो या जला दो, ठीक है। बीमार पशु का श्राव जो है, मतलब गोबर, मलमूत्र वगैरह, उनको भी जला देना है, क्योंकि उनसे भी बैक्टीरिया वापस पैदा हो सकता है। यस, इजी बातें हैं, ठीक है। अब है कि भाई चलो बचाव तो हो गया, बचाव रख लेंगे, लेकिन अब बचाव नहीं रख पाए, हो गया रोग, अब क्या करें, कोई उपचार भी है या नहीं है, उपचार है। उपचार या ट्रीटमेंट क्या है कि भाई इंजेक्शन टेकने पड़ेंगे। इंजेक्शन टेका तो 3, एक तो प्रेडनिसोलोन 15 ml, डेक्सोना 10 ml, ये दोनों थे सूजन कम करने के, थोड़ा उसको सूजन से आराम मिल जाएगा, गैस भरी पड़ी है उससे तो रिलैक्स मिल जाएगा। एक होता है नीमोवेट 15 ml, ये दर्द रोकने के लिए, दर्द निवारक, ठीक है ना। भाई इसको पेन तो हो ही रहा है ना, जकड़न हो रही है, खड़ा नहीं हो पा रहा है पशु, तो इसका दर्द भी है, तो दर्द रोकने के लिए। दूसरी बात, जब पेट में या शरीर में गैस भर जाती है तो पूरा शरीर दर्द करता है, ठीक है। तो दर्द रोकने के लिए तो नीमोवेट है,
और सूजन कम करने के लिए प्रेडनिसोलोन और डेक्सोना ये 15 ml 10 ml और निमोवेट भी 15 ml, ये इंजेक्शन इसके चेपने पड़ेंगे, ठीक है ना। और एक और है, ये जो इंजेक्शन है, इस इंजेक्शन को वैसे डायरेक्टली भी भरा जाता है या फिर इस इंजेक्शन का नाम है प्रोकेन पेनिसिलिन फोर्ट, PPF। वैसे डॉक्टर तो अपनी भाषा में PPF बोलते हैं इसको, प्रोकेन पेनिसिलिन फोर्ट PPF 10 ml, ठीक है ना। तो ये 80 लाख यूनिट में से 10 ml लिया जाता है। तो इसको क्या करना है कि इसका जो भाई जैसे वो इंजेक्शन होता है, तो इंजेक्शन क्या होता है, इंजेक्शन में दवाई तो होती है ना, तो ये जो PPF है ये लेनी 10 ml। इस दवाई को भी किसी में घोल के मतलब पानी वगैरह में घोल के, अलॉय किसी में मिश्रण में घोल के इसके पशु के जो है ना दिन में 2-3 बार लगाया जा सकता है। पशु के जहाँ पर वो उसकी मतलब लगाया भी जा सकता है या फिर सीधा इंजेक्शन लगा दो वो भी ऑप्शन है। तो ये कुछ बातें हैं, लेकिन अपन को तो बस इतना सा याद रखना इंजेक्शन कौन कौन से हैं। तो 4 इंजेक्शन है, प्रेडनिसोलोन, डेक्सोना, निमोवेट और प्रोकेन पेनिसिलिन फोर्ट PPF। ये चारों इंजेक्शन जो हैं वो इस लंगड़ा बुखार के लिए या ब्लैक क्वार्टर रोग के लिए ट्रीटमेंट है। कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। शानदार था ना। इस पूरे रोग को एज इट इज याद कर लेना, सिंगल क्वेश्चन बार जा ही नहीं सकता। फुल ऑथेंटिक बुक से आपके नोट्स हैं, हूबहू डिट्टो आपके ऑथेंटिक बुक जो NCERT बुक में चलती है 12th में 11th में, CBSE बोर्ड या IBSE बोर्ड सभी में काफ़ी 3-4 बुक्स का कंटेंट लेके बनाया गया है। ज़बरदस्त तरीके से पढ़ना है, वेरी इजी है, बस याद करना पड़ेगा, उसके लिए प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। दूसरा रोग है भाई एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स जो रोग है उसको जहरी बुखार या तिल्ली रोग या तिल्ली बुखार या गिल्टी बुखार, गिल्टी रोग, ये सब नाम है इसके। जहरी बुखार, तिल्ली रोग, गिल्टी रोग या एंथ्रेक्स, ये एंथ्रेक्स के ही नाम है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है ना, क्योंकि एक भी नाम मिस मत कर देना, कोई सा भी एक नाम आ गया तो क्या करोगे, इसलिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। वही सेम वापस बात है कि गाय, भैंस, भेड़, बकरी में ज़्यादा होता है और ये एक का एक वो तेजी से फैलने वाला, मतलब ये इतना फैलता है कोविड की तरह। जैसे कोविड की हवा फैली थी ना कि कोविड हो गया आज इत्तला की तरह, वैसे ही ये एक का एक वे तेजी से बहुत बड़े बड़े क्षेत्र में फैल जाता है। 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर ऐसे फैल जाता है। तो ये एक का एक वह तेजी से फैलने वाला रोग है, ठीक है। इसके अलावा मैंने एक बॉक्स में बात लिखी है, ये एक जेनेटिक बीमारी है, आनुवांशिक जेनेटिक बीमारी है जो पशुओं से मनुष्य में और मनुष्य से पशु में भी फैलती है। ध्यान रखना, इंसान से भी पशु में फैल सकती है। इंसान में भी इस रोग के सिम्टम है। वो अगर पशु के कांटेक्ट में जाएगा, पशु के आसपास घूमेगा या फिर अपने हाथ से पशु कुछ खिलाएगा, कैसा भी व्हाटएवर, तो पशु जो है मनुष्य से पशु में, पशु से मनुष्य में भी रोग आ सकता है। इसलिए थोड़े पशु से ध्यान से ही साफ सफाई रख के काम करना चाहिए। ये एंथ्रेक्स रोग है, ध्यान रखना। एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से सीधा आ जाता है कि कौन सी बीमारी जेनेटिक रोग है जो पशु से मनुष्य में या मनुष्य से पशु में फैलती है, एंथ्रेक्स रोग, ठीक है ना। तो ये सारी बातें एक से बड़े, क्योंकि डीप पेपर जब बनता है तो ऐसी बातें पूछ लेते हैं। कैसे फैलता है, सेम बात है, संक्रमित चारा, संक्रमित पानी, संक्रमित मिट्टी, ठीक है। दूसरी बात वेरी इंपॉर्टेंट है कि खून चूसने वाले जो चींचड़े होते हैं, मक्खियाँ होती है, मच्छर होते हैं, इनसे ये फैलता है। वो जैसे किसी पशु के वो बैठ गए, वहाँ उसका खून चूस लिया और फिर दूसरे पशु पे जाके बैठ गए तो वो उसका ब्लड सीधा उसके बॉडी में उन्होंने डाल दिया, ठीक है। तो एज इट इज रोग लियर भाई तू ले, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। और शरीर पर अगर कोई घाव है, कोई कटवट लग गया हो, तो उस पर भी ये बैक्टीरिया, सीधी सी बात है, बैक्टीरिया कोई भी हो, वो घाव जहाँ पर शरीर का और क्या उस पर जल्दी, तभी कहते हैं ना कि घाव के ऊपर मक्खी मच्छर मक्खी वगैरह मत बैठने देना, क्योंकि मक्खियाँ एक दूसरे से फैल जाती है। ये सब कारण है, ठीक है ना। तो ये विशेष तौर पे ध्यान रखना। रोग कारक वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है इस रोग कारक, बैसिलस एंथ्रेसिस जीवाणु, ठीक है ना। बैसिलस एंथ्रेसिस याद रखना पड़ेगा, इसके द्वारा ये मेन इसका रोग कारक है, मेन इसकी जड़ है, इसके द्वारा ये फैलता है, बैसिलस एंथ्रेसिस। बैसिलस, अब एंथ्रेसिस तो चलो एंथ्रेस रोग से याद रह जाएगा, लेकिन क्या पता सिर्फ बैसिलस ही आ जाए, समझ पा रहे हैं, बैसिलस, इसलिए बैसिलस जरूर याद रखना है, ठीक है। ये जीवाणु पशु के रक्त यानी कि ब्लड, ठीक है, पशु के रक्त, ब्लड और टिश्यू यानी कि जो उत्तक है, उत्तक कौन कौन से, टिश्यू कौन कौन से होते हैं, जो उसके बाल हैं, खाल हैं, ऊन और स्राव, मतलब शरीर का जो बाहरी भाग, टोटल एक्सटर्नल बॉडी का जो बाहरी पार्ट है ना, वो पूरे डिस्टर्ब होते हैं इससे, ठीक है ना। जो इसका बाहरी भाग है, शरीर के बाहरी अंग जो है, बाहरी अंग लिख लो भाग की बजाय अंग,
जो बाहरी अंग है उनमें पाया जाता है ये वाला जीवाणु। मतलब ध्यान रखें कि ये जो रोग कारक हैं जिसका नाम है बैसिलस एंथ्रेक्स जीवाणु, ये पशु के बाहरी जो उसकी खाल बाल उसमें, तभी एक बात ध्यान रखना, जैसे कभी कभी कोई गाय भैंस मर जाती है तो अपन किसी को कह देते हैं भाई हमारी गाय भैंस मर गई, तो फिर वो जो आते हैं खाल निकालने वाले, काम करने वाले जो लोग होते हैं, जो जूती वगैरह बनाते हैं, वो उसको उठा के ले जाते हैं। ठीक है, हालांकि जूती बनाने वाले अलग होते हैं और वो अलग होते हैं, वो कोई भी हो सकते हैं, अलग अलग जगह अलग अलग हो सकते हैं। तो वो क्या करते हैं कि उस पशु की खाल निकाल लेते हैं, ऊपर ऊपर से खाल निकाल लेते हैं, उसके बाद में उसको मतलब कि वो गाड़ देते हैं, दफना देते हैं, वो कुछ करते हैं। लेकिन ध्यान रखें इस रोग वाले पशु की खाल भी नहीं निकालनी है, बिना खाल निकाले इसको जलाना गाड़ना है, क्योंकि इसकी खाल में ही जो खाल बाल ये जितने भी ऊन है ना, ऊन बेड में होते हैं, तो इन ऊन से ही रोग फैलता है ये। तो वो अगर काटेंगे तो ये जो रोग है ये तो फैल उससे काफ़ी लंबे समय तक जीवित रहता है। पशु मर गया तो क्या रोग नहीं मरा है, उस रोग उसकी बॉडी में अभी भी है, इसलिए बिना खाल निकाले एज इट इज उसको जला देते हैं। इवन जहां जहां उसको बांधा जाता है उस मिट्टी को भी जला देते हैं, ऊपर कोई घास वास डाल के उसके संपूर्ण चीजें जितनी उनको जलानी पड़ेगी, और फिनाइल से धोना पड़ेगा वरना दिक्कत हो जाएगी। ठीक है ना, मैं लिख दिया, वैसे एक नोट लिखा है वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो एंथ्रेक्स रोग है उसको मिट्टी जनित रोग भी कहा जाता है। एंथ्रेक्स रोग को मिट्टी जनित रोग भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि पशु की मौत के बाद भी ये जीवाणु, ये बैक्टीरिया मिट्टी व हवा में सुरक्षा कवच बनाकर कई वर्षों तक जीवित रह सकते हैं, तथा जैसे ही इनके अनुकूल मौसम मिलने पर तुरंत ये रोग, मतलब बारिश का मौसम आते ही तुरंत रोग फैल जाएगा। तो ध्यान रखें, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए कहा जाता है कि पशु की बिना खाल निकाले जलाना है एज इट इज, और पूरी उसकी जमीन, उसके जितने भी श्राव राव सबको जला देना है। ठीक है ना, ये विशेष तौर पे ध्यान रखना है, क्योंकि रोग फैलता है, कई वर्षों तक जीवित रह जाता है। प्रभावित अंग क्या है? पूरा रक्त पलिहा, जो उसकी ब्लड सेल्स पूरी, जहां पर पूरा खून दौड़ता है, पूरा रक्त पलिहा ही साइंस से पढ़ते थे अपन, पढ़ेंगे बायोलॉजी में फिर से। रक्त पलिहा और शरीर का समस्त बाहरी ऊतक, कान, नाक, ये जितने बाहरी ऊतक टिश्यू है वो सब जो है इसके प्रभावित अंग है। रोग के लक्षण क्या है भाई? कैसे पहचानोगे कि ये वाला रोग हो गया है? तो मुंह, नाक और गुद्दा, जिसे वो गोबर करता है, इस गुद्दा से झागदार काला खून निकलने शुरू हो जाएगा। मुंह से भी निकल सकता है, नाक से भी निकल, उसे गुद्दा द्वार से भी निकल सकता है। तो समझ जाना, काला झागदार हो तो मैंने कहा ही था ना, तो ध्यान रखें। और तेज बुखार हो, 105, 106, 160 डिग्री फ़ारेनहाइट का बुखार होगा। कभी कभी जीभ, गला और अगले पैरों में सूजन भी आपको देखने को मिलेगी। खूनी दस्त होते हुए दिखेंगे, और कोई गर्भित पशु है तो उसका गर्भपात हो जाएगा। ये ध्यान रखना। ये तो हैं, ये जो है सिम्टम, ये तो अपने हो गए भैंस गाय में। ठीक है ना, ये भैंस गाय के सिम्टम है। भेड़ में थोड़ा सा अलग सिम्टम देखने को मिल सकता है। वो क्या है कि भेड़ को सांस लेने में तकलीफ होने लग जाएगी, और जमीन पर जो पड़ेगी तो जमीन पर पड़ी पड़ी दांत किटकिट किटकिट, दांतों को आपस में ऐसे किटकिट किटकिट आएगी, दांतों की आवाज़ आएगी। तो ये भेड़ के अलग सिम्टम है। बाकी तो लगभग सेम होते हैं, किसी किसी रोग में थोड़े इन छोटे जानवर के, मैमल्स के, इनके अलग होते हैं। तो ध्यान रखें, जमीन पर पड़ी हुई दांत किटकिटाती है तो ये भी इसके रोग के लक्षण है। तो भाई रोग के बचाव है क्या है? वही हर वर्ष जून के महीने में, ठीक है ना, हर वर्ष जून के महीने में एंथ्रेक्स स्पोर वैक्सीन, ये वैक्सीन का नाम मत भूल जाना, वैक्सीन वेरी इंपॉर्टेंट है। उस वाली वैक्सीन भी वेरी इंपॉर्टेंट थी जो अपन ने लिखा ना, उसका कहाँ गई वैक्सीन? ये रही, ब्लैक क्वार्टर 5 ml का टीका। ये सारी वैक्सीन वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, तो वैक्सीन आपको जरूर ध्यान रखनी है। एंथ्रेक्स स्पोर वैक्सीन 1 ml की जो वैक्सीन है, ये हर साल प्रतिवर्ष जून के महीने में लगती है। लगाओ बच्चे, और जिंदगी इसकी बचाओ। मृत पशु को गाड़ देना है, जला देना है बिना खाल उतारे, ये विशेष तौर पे ध्यान रखना। बाकी सबके तो खाल उतार सकते हैं, लेकिन इसके खाल में रोग है, इसलिए सभी श्रावों में आसपास की मिट्टी को जला दो, जितने भी उसके श्राव है, गोबर, मलमूत्र, सबको जला देना है। मिट्टी भी आसपास की पूरी अगर साफ हो जाए तो बढ़िया है। मृत पशु की जगह को फिनाइल से साफ करना, ताकि बैक्टीरिया, कुछ कीटाणु मर जाए सारे। ठीक है, ये बचाव है। उपचार ट्रीटमेंट क्या है भाई? लगाओ इंजेक्शन। कौन कौन से? एल्फाडिमिन, ये DAD, ठीक है ना, एल्फाडिमिन 10 ml, डेक्सोना 3 ml और टाइसिन 15 ml। ये लगाना है जब बुखार व दर्द निवारक है। ये वाला टाइसिन जो है ना, ये बुखार दर्द निवारक है, और बाकी ये दोनों उसके रिलीफ देंगे। ये सब ध्यान रखना।
तो ये थे 2 रोग, कैसे लगे ज़रूर कमेंट करना, ये मेहनत कैसी लग रही है, प्रॉपर तरीके से आपको नोट्स बनाना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो पढ़ीपन है, सारी चीज़ें नोट्स बनाओ, बस कितना हंसते खेलते, क्योंकि जो टाइम है बी पार्ट को इतना ही टाइम देना है। बाकी राजस्थान जीके 100% कर लो एमए क्लासेस के ऊपर, मैथ्स मजबूत कर लो, साइंस मजबूत कर लो, करंट मजबूत कर लो, ये मौका है आपके साथ, ठीक है। और ये वाली चीज़ रोजाना की एक क्लास लेते रहो, 20-25 मिनट की क्लास होती है, 25 कभी कभी 25-30 की हो जाएगी ज़्यादा, और क्या है ना, इसको ढंग से कंटेस्ट कर लो, पता भी नहीं चलेगा कि साइड में बी पार्ट भी हो गया और ए पार्ट भी हो गया, ठीक है। जैसा कि मैंने अभी आपको रात को एक वीडियो अपलोड किया था ए पार्ट का सिलेबस के लिए, ए पार्ट में राजस्थान जीके का सिलेबस कितना बड़ा है आपने देखा होगा, तो उस राजस्थान जीके वाले सिलेबस को ज़रूर याद कर लो। रोजाना की 1 शॉट क्लास आपकी सीरीज चल रही है, हो सकता है कल एक और शानदार सेशन रख दिया जाए, ठीक है ना, जीके का, इसलिए हमेशा पढ़ो। ये वाली रोग वाली क्लास तो आपके परमानेंट चलेगी, जैसे रोग पूरे होंगे फिर नस्लें शुरू कर देंगे, ठीक है ना, उसकी भी 8-10-15 क्लास आपकी चलेगी, हंसते खेलते आराम से अपने सेशन को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है।